प्रणाम सभी भैया बहनों को। इस भाग में हम समझते हैं मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। जब मुद्रा संकुचन की स्थिति आ जाती है तो उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। तो मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित है। देश के निर्यातों को प्रोत्साहन देना तथा आयातों को कम करना चाहिए। संकुचन का मतलब जब देश में मुद्रा कम पड़ जाए, लोगों के पास पैसा नहीं रहे, तब क्या करना चाहिए इस स्थिति को रोकने के लिए। तो निर्यातों को प्रोत्साहन देना चाहिए। यहाँ जो भी उत्पाद हो रहा है उसको विदेशों में भेजे और विदेशों से जो आयात हो रहा है उसको कम करे, ताकि हमारे देश का पैसा बाहर न जाए। क्योंकि इस काल में देश में अति उत्पादन की संभावना उत्पन्न हो जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लग जाए तब यह स्थिति आती, क्योंकि उत्पादन करने में हमने पैसा लगा दिया और माल बिक नहीं रहा, तो देश में नहीं बिक रहा तो विदेशों में बेचो। इसलिए ऐसे समय पर सरकार को यथासंभव निर्यातों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ आयातों पर नियंत्रण भी रखना चाहिए, ताकि देश में वस्तु और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि न हो सके। दूसरा, अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट किया जाए। जितना भी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। कीमतों में वृद्धि करने के लिए यह भी आवश्यक है कीमत में वृद्धि करने के लिए यह भी आवश्यक है कि अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट कर दिया जाए, ताकि वस्तुओं की पूर्ति में कमी हो और अंततः कीमतों में वृद्धि हो जाए। इससे तत्काल तो उत्पादकों को हानि होती है। अतिरिक्त उत्पादन नष्ट करने से उत्पादकों को तत्काल तो हानि दिखाई देती है, परंतु बाद में चलकर जब कीमतें बढ़ जाती है तो जितनी मात्रा में वस्तुएं बचेगी वह 4 गुना कीमत में बिकेगी, तो उससे ज़्यादा उन्हें लाभ हो जाएगा, तो इसकी हानि की पूर्ति हो जाएगी। फिर तीसरा, निर्माण कार्य पर बल। नए निर्माण कार्यों द्वारा रोजगार के नए निर्माण कार्यों के द्वारा क्या होगा, रोजगार के साधनों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे जनता की आय बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने लगेगी। जितना रोजगार मिलेगा पैसा आएगा तो वस्तुओं की कीमतें और सेवाओं की में मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो बराबर है कि कीमत भी बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो लाभ होगा उत्पादकों को। चलो चौथा, माल का स्टॉक करना। अतिरिक्त उत्पादन का एक भाग सरकार माल गोदाम में भरकर मुद्रास्फीति का कुछ सीमा तक मुकाबला कर सकती है। जब भी ऐसी मुद्रा संकुचन की स्थिति आए उस समय पर अतिरिक्त जो उत्पादन रहेगा उसको गोदामों में सील कर दो भविष्य के लिए, तो बाजार में वस्तुएं कम हो जाएगी तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो अपने आप ही मुद्रा संकुचन से निकल जाएंगे। अब आते हैं मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। सबसे मेन प्रश्न, ये 10वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा, मुद्रा के कार्य। मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है। पहला, प्राथमिक कार्य। दूसरा, सहायक कार्य। तीसरा, आकस्मिक कार्य। प्राथमिक कार्य चलते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य को मुख्य कार्य कहा जाता है। इन कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते हैं। इसलिए मुद्रा के इन कार्यों को मौलिक या आवश्यक कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य है। नंबर 1, विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है, और विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन है। प्राचीन समाज में वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन था। इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, किंतु इस पद्धति में दोहरे सहयोग का अभाव होने के कारण विनिमय कार्य में बहुत अधिक कठिनाई होती है। मुद्रा के आविष्कार ने वस्तु विनिमय प्रणाली की इस कठिनाई को दूर किया है। वर्तमान में विनिमय का संपूर्ण कार्य मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। अगला चलते हैं, मुद्रा का मापक, यानी मुद्रा मूल्य मापन की इकाई का कार्य करती है। वस्तु विनिमय में मूल्य और कोई सामान्य मापदंड नहीं था।
भी दूसरा कार्य चलता है गौण या सहायक कार्य कौन से मुद्रा के। तो मुद्रा के गौण कार्यों के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की सहायता के लिए किए जाते हैं। मुद्रा की प्राथमिक सहायता यानी विनिमय का माध्यम और जो मुद्रा के प्राथमिक कार्य है उनमें सहायक होते हैं ये कार्य। तो मुद्रा के 3 गौण कार्य है। पहला, स्थगित भुगतानों का मान। जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, यानी ऋण लेते हैं तो अभी न दे करके बाद में देंगे, भविष्य के लिए स्थगित किया जाता है, उसे स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए माना गया है क्योंकि नंबर 1, अन्य किसी वस्तु की तुलना में इसका मूल्य स्थिर रहता है। दूसरा, इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। तीसरा, अन्य वस्तुओं की तुलना में यह अधिक टिकाऊ है। मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप ही घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास संभव हो सका है। दूसरा, मूल्य का संचय। तो मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह अपनी वर्तमान आय में से कुछ बचाकर भविष्य के लिए संचित करके रखना चाहता है ताकि वह अपनी भावी आवश्यकताओं को सरलता से पूरा कर सके। किंतु यह कार्य उसी स्थिति में संभव है जब बचत करने वाले व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उसके द्वारा की गई बचत पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और वह उसका उपयोग अपनी इच्छानुसार कभी भी कर सकेगा। मुद्रा में यह गुण विद्यमान है क्योंकि उसकी उपयोगिता कभी नष्ट नहीं होती, साथ ही उसमें सामान्य क्रय शक्ति भी निहित होती है जिससे कभी भी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। तीसरा गुण आता है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा में मूल्य के हस्तांतरण का गुण होता है। तो चलते हैं, देखते। मुद्रा विनिमय का एक तरल साधन है, विनिमय का एक तरल साधन है ना। इसको छोटी सी जगह पर रख करके लेन देन किया जा सकता है। अतः मुद्रा द्वारा मूल्य अथवा क्रय शक्ति का हस्तांतरण बहुत सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान समय में मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन मानी गई है। अब सी कार्य आता है आकस्मिक कार्य। तो मुद्रा बहुत से आकस्मिक कार्य करते हैं। चलते आकस्मिक कार्यों की ओर। प्राथमिक तथा गौण कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी है। नंबर 1, साख का आधार। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में साख की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसके पास सबसे ज़्यादा बैंक बैलेंस होता है उसका मन संतुष्ट होता है, व्यक्ति रोगी नहीं होता है, स्वस्थ रहता है, उसका दिमाग काम करने लगता है, और मुद्रा नहीं रहे तो सब बंद हो जाता है। आज साख पत्रों का उपयोग मुद्रा की ही भांति किया जाता है। मुद्रा को आधार मानकर ही साख पत्र जारी किए जाते हैं, अर्थात बैंक तथा आर्थिक संस्थाएं मुद्रा पर आधारित साख का ही सृजन करती। जिसके पास पैसा है उसकी सब इज्जत करते हैं, पैसा नहीं रहा तो साथ वाले दोस्त भी इज्जत करना छोड़ देते हैं। नंबर 2, सामाजिक आय के वितरण का आधार। सामाजिक वितरण, जब भी समाज में गरीबी फैल जाती है, रोजगार नहीं मिलता, तो ऐसे में शासन ऐसे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है, पैसा देता है, बराबर की स्थिति लाता है। आधुनिक समाज में प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय का उपभोग करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। उपभोक्ता के लिए यह स्थिति तभी संभव है जब पृथक पृथक वस्तुओं पर अपनी आय को इस प्रकार व्यय करे कि सभी वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता या तुष्टि गुण उन वस्तुओं के मूल्यों के अनुपात के बराबर हो जाए। मुद्रा के चलन में आने से यह स्थिति संभव हुई है। चौथा आता है पूंजी की तरलता। तरलता गतिशीलता में सहायक। आधुनिक अर्थव्यवस्था में धनी अथवा पूंजी को मुद्रा के रूप में रखा जाता है। इससे पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा का पूंजी के रूप में लाभदायक उपयोग संभव है। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति मकान, जमीन अथवा अचल संपत्ति के रूप में भुगतान स्वीकार कर सकता है, किंतु मुद्रा के रूप में नहीं। इस प्रकार मुद्रा पूंजी संपत्ति को तरल बनाकर उसमें गतिशीलता लाती है।
5वां है शोधन क्षमता की गारंटी। तो आधुनिक युग में मुद्रा के इस कार्य का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए अपनी शोधन क्षमता बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, बैंक या बीमा कंपनी को मुद्रा के रूप में कुछ न कुछ धन अवश्य जमा रखना पड़ता है। इस प्रकार उसकी शोधन क्षमता सुरक्षित रहती है, यानी अंशदान के रूप में जो भी सदस्य बनते हैं तो अंशदान को वह सुरक्षित रखता है कि किसी भी समय विपत्ति का बैंक को समय आए तो सदस्यता जो शुल्क रहेगी उस पर ब्याज भी नहीं देना पड़ता है और वह राशि कार्य में ला ले। यदि कोई फर्म अपनी मौद्रिक देनदारियां पूरी न करे, किसी फर्म को अगर मुद्रा दी है, ऋण दिया है और वो वापस नहीं कर रहा है, देनदारियां पूरी न कर सके तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी प्रदान करती है। 6वां आता है निर्णय की वाहक। मुद्रा निर्णय की वाहक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एकत्रित की गई मुद्रा का भविष्य में अपनी इच्छानुसार अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा भविष्य में कोई भी वस्तु क्रय की जा सकती है। अतः मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को निम्न प्रकार से दूर किया जा सकता है। मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय की जो परेशानी थी उसको कैसे हल किया जाएगा, तो इसमें पहला, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को दूर करने में सहायक होती है। मुद्रा ने धन संचय की समस्या को दूर कर दिया है। इससे भारी भुगतानों को सरल किया जा सकता है। यह सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए साझा मान प्रदान करती है और इससे मुद्रा की इकाइयों को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत में बैंकों का महत्व समझाइए। कोई 5 बैंकों के क्या महत्व है। तो पहला, पूंजी निर्माण में सहायक। बैंक लोगों को अपनी बचत बैंक में जमा करने के लिए प्रेरित करते हैं, ब्याज का भुगतान करते हैं तथा कोषों को सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि में सहायक। बैंक अपने ग्राहकों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देते हैं। इससे लोगों को अपना जीवन स्तर उन्नत करने में सहायता मिलती है। तीसरा, मूल्यों में स्थिरता। साख नियंत्रण एवं साख सृजन की उपयुक्त नीति अपनाकर बैंक मूल्य स्तर में होने वाले आवश्यक उच्चावचनों को प्रभावकारी ढंग से नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हो सकते। इससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। चौथा, बचत का गतिशीलन। देश की बचत में के गतिशीलन मोबाइलाइजेशन का संपूर्ण श्रेय बैंकों को ही है। बैंक के अभाव में जनता की बचत का उपयोग देश के व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग में नहीं हो सकता। 5वां, विदेशी व्यापार में योगदान। देशी व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था में भी बैंक महत्वपूर्ण कार्य करती है। विदेशी विनिमय बिलों को डिस्काउंट करके विदेशी व्यापार का भुगतान सरल तथा सुविधाजनक हो जाता है। प्रणाम सभी भैया बहनों को जो इस महत्वपूर्ण इकाई को समझाने में, समझने में आपने अपना अमूल्य समय दिया और मेरा साथ दिया। अपेक्षा है कि बैंकिंग प्रणाली को बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, 15 नंबर की इकाई है और इससे सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इस इकाई से 15 अंक अवश्य अर्जित करेंगे। सभी भैया बहनों से यह अपेक्षा है। यह इकाई जाने मत देना, पूरी थ्योरी है। धन्यवाद आप सभी को। प्रणाम।